हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि को क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। हम जो है यूपी पीएससी जीआईसी का जो है 2013 वाला पेपर कर रहे थे। ठीक, तो इसमें हमने जो है 22-23 क्वेश्चन कर रखे हैं। जो भी हमने प्रीवियस वीडियो करा था ये 24 तक हमने किया था। ठीक, ये था हमारा सपोज व्हेन द कंज्यूमर इनकम राइजेज बाई 20%, द कंज्यूमर कंजप्शन ऑफ गुड एक्स ओनली इंक्रीजेज 10%, वी कैन इन्फर दैट गुड एक्स इज एन। तो वो हमारा जो है नॉर्मल गुड था, हमने विद एक्सप्रेशन इसका देखा था। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 25। आइडेंटिफाई द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है बिकॉज द प्रोडक्शन फंक्शन आइडेंटिफाई द maximum amount of output that can be produced from a given combination of inputs. Only technically efficient input combination are found on the production function. तो जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर होता है ये, ठीक, और जिसमें हम जो है लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो उसमें जो है हमारा इनपुट जो होता है हमारा लेबर और कैपिटल, उसके थ्रू जो है हम मैक्सिमम आउटपुट जो है अटेन करने की कोशिश करते हैं विद लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। उसमें जो है टेक्नोलॉजी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक, तो ये वाला जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर का ये जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है हमारा द प्रोडक्शन फंक्शन आइडेंटिफाई द टेक्निकली फिजिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, यानी टेक्नोलॉजी का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। यहाँ पे दोनों जो ऑप्शन है, मतलब दोनों स्टेटमेंट है हमारे, वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है हमारा 26 है इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न ऑकर व्हेन द टोटल प्रोडक्ट। तो आपको ये जो है आपका टीपी और एमपी में जो है रिलेशनशिप है। जब आपको पता है कि हमारा जब एमपी जब इंक्रीजिंग होता है इंक्रीजिंग रेट से, तो टीपी भी हमारा जो है इंक्रीजिंग होता है इंक्रीजिंग रेट से। ठीक, और जब हमारा जो है इसके इस पॉइंट के बाद जब ये एमपी डिक्रीजिंग होता है तो टीपी हमारा जो है इंक्रीजिंग होता है एट डिक्रीजिंग रेट, और जब हमारा एमपी 0 होता है तो टीपी हमारा मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, यानी डी। अब हमारा है एक्सटर्नल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द फर्म। तो जिस तरह हमारा एक्सटर्नल इकोनॉमीज में, जैसे कि अगर आउटसाइड द फर्म, इंटरनल में हमारे जो इनपुट्स के वगैरह से जो है चेंजेज होते हैं उनको हम जो है इंटरनल इकोनॉमीज बोलते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर हमारे जो है फर्म पे या उसके जो है कास्ट या उसके किसी भी चीज़ पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको जो है हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज या डिस इकोनॉमीज बोलते हैं। तो जिस तरह एक्सटर्नल इकोनॉमीज के होने पे, यानी कि अगर दूसरी कोई फर्म जो है बड़ी होती है आती है, तो उसकी वजह से जो है फर्म की दूसरे फर्म को भी जो है बेनिफिट मिलता है। उसी तरह अगर डिस इकोनॉमीज आती है, यानी डिसएडवांटेज या कॉस्ट का कुछ ऐसा आता है, तो उससे जो है फर्म का जो है कॉस्ट भी अफेक्ट होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है 27 का। अब हमारा जो है 28 है, सपोज द फर्म करेंट लॉन्ग रन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर एमपीएल इक्वल्स टू 10, एमपीके इक्वल्स टू 15, आर इक्वल्स टू 8 एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू 3 एंड द फर्म। तो ये जो है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड है, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर ये। ठीक, ये हो गया। जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, इसका जो है स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है इसका MRTS। स्लोप जो है हमारा MRTS होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। यानी यहाँ पे जो लेबर और कैपिटल के जो इनपुट के वैल्यू होते हैं उनको हम मार्जिनल टर्म्स में लेते हैं। यानी MRTS इक्वल्स टू होता है MPK डिवाइडेड बाई MPL। ठीक, और एमपीए की वैल्यू हमारी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिटरमाइन होती है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है कैपिटल पे मिलता है, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हमारा जो है वेज से डिटरमाइन होता है। तो हमारा जो है एमपीएल अपान एमपीके जो है इक्वल हो जाएगा हमारे डब्ल्यू बाई आर के। ठीक, एमपीएल अपान एमपीके हमारा जो इक्वल हो जाएगा
W/R के, यानी कि जो हमारा MRTS है, MRTS के इक्वल्स टू W/R भी होता है और MPL/MP के। और MRTS हमारा जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर का जो है स्लोप होता है और उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है हमारा जो है आइसो कॉस्ट और जो है हमारा ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर का जो होता है ये हमारा PPC का, उन दोनों को जब टच करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है। तो जब इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम मिलता है तो वहीं पे हमारा जो है लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होने का यानी कि कॉस्ट के कम होने का जो है हमारा कंडीशन ये होना चाहिए। जब हमारा लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन आपको पूछेगा तो MPL इक्वल्स टू MPK इक्वल्स टू W/R होना चाहिए, या आप बोल सकते हैं MRTS इक्वल्स टू MPL इक्वल्स डिवाइडेड बाई MPK इक्वल्स टू W/R होना चाहिए। ठीक, इस तरह से। ठीक, लेकिन इस कंडीशन में हम इसको अब सॉल्व करके देखेंगे कि 28 का जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे इक्वल है। तो पहले हम इसको फार्मूला में बैठाते हैं, MPL इक्वल्स टू MPK W/R। ठीक, तो W को आप नीचे लेते आइए, MPK को यहाँ तक, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कैपिटल है कि लेबर है, क्योंकि ये इक्वल तो है नहीं। तो MPK का 15 हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8 हो गया। ठीक, MPL हमारा 10 हो गया और वेज हमारा 5 हो गया। ठीक, वेज हमारा जो है 5 हो गया। तो ये जो है ये वाला पोर्शन आप देखेंगे तो ये ये हमारा 3 है, ये हमारा जो है ये वाला पोर्शन यहाँ पे W हमारा जो है 3 है। ठीक, और ये 15 है। ठीक, तो इसको आप देख सकते हैं तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली हमारा 2 के बराबर है और ये हमारा जो है 3 पॉइंट समथिंग के बराबर है। ठीक, तो ये हमारा ग्रेटर देन हो गया। जब ये हमारा ग्रेटर देन हो गया यानी कि हमारा जो है लेबर ज़्यादा यूज हो रहा है और कैपिटल हमारा जो है कम यूज हो रहा है आपका इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। अगर हमारा लेबर ज़्यादा यूज हो रहा है यानी कि हमारा जो भी प्रोडक्शन है या आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो लेबर को यूज कर रहा है और कैपिटल को कम यूज कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या है? ए है हमारा इज करेंटली मिनिमाइजिंग टोटल कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। B है could lower cost by increasing the usage of capital and decreasing the usage of labor। C है could lower cost by increasing the usage of labor and decreasing the usage of capital। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है C वो सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा जो है C यहाँ पे सही है। अब नेक्स्ट है हमारा 29, मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन हैज़ फीचर ऑफ। तो मोनोपॉलिस्टिक के कंपटीशन में फीचर तो मोनोपॉली का होता ही है बट नॉट कंपटीशन नहीं यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंस जो है कंपटीशन होता है हमारा कि ओलिगो में जो है हमारा डिफ्रेंशिएटेड एंड डिफ्रेंशिएटेड होता है, लेकिन मोनोपॉली में जो है ये थोड़ा बहुत परफेक्ट कंपटीशन और हमारा जो है मोनोपॉली दोनों को मिला के बना होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे पूछा है मोनोपॉली एंड कंपटीशन विथ फीचर ऑफ मोनोपॉली प्रीडोमिनेटिंग। तो ये नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, मोनोपॉली एंड कंपटीशन विथ फीचर ऑफ कंपटीशन प्रीडोमिनेटिंग। ठीक, अब यहाँ पे 30 क्वेश्चन है हमारा, टोटल प्रोडक्ट इज एट इट मैक्सिमम व्हेन। देखिए अभी जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था 24 या 25 जिसमें हमने पढ़ा कि मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग या जस्ट टोटल प्रोडक्ट पे क्या होता है। तो अभी उसी टाइम मैंने बताया कि टोटल प्रोडक्ट जब हमारा मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारी जो है 0 होगी, और जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है डिक्रीजिंग यानी निगेटिव होता है तो टोटल प्रोडक्ट हमारा जो है डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट होता है। ठीक, 31 का क्वेश्चन है हमारा, सपोज एट द करेंट लेवल ऑफ इनकम P इज़ ग्रेटर देन MC। तो या आप बोल सकते हैं P इज़ ग्रेटर देन MR। तो P इज़ ग्रेटर देन MR कहाँ पे होता है? मोनोपॉली में होता है, और मोनोपॉली में जब ये होता है तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करते हैं। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर A हमारा सही हो जाएगा कि द फर्म इज करेंटली मैक्सिमाइज प्रॉफिट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर A हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक, अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 32 है, अंडर कंडीशन ऑफ मोनोपॉली AR कर्व लाइज बिलो द MR कर्व, और फिर है AR कर्व इज इक्वल टू MR कर्व, AR कर्व इज नॉट रिलेटेड टू MR कर्व,
AR कर्व लाइज एबव द MR कर्व। तो इन केस आप मोनोपॉली, जब आपने जो है डायग्राम, ये हमारा ये इस तरीके से होता है, ठीक। AR हमारा ऊपर होता है और MR हमारा यहाँ होता है, और AR और MR दोनों जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। तो ये जो है हमारा AR ऊपर है, MR नीचे है। तो अब हम जो है ऑप्शन को देखते हैं, AR कर्व लाइज बिलो द MR कर्व। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि AR नीचे लाई नहीं करता है, ठीक। AR कर्व इज़ नॉट रिलेटेड टू MR, ये भी गलत है। AR कर्व इक्वल, तो ये जो है हमारा परफेक्ट कंपटीशन में इक्वल होता है, डी हमारा सही है। AR कर्व लाइज एबव द MR कर्व। नेक्स्ट है हमारा 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, और परफेक्ट नॉलेज होती है बायर और सेलर को, दोनों को एक दूसरे के बारे में। तीसरा होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी ये तीनों जो है हमारे जो है ये होते हैं ये होमोजीनियस प्रोडक्ट, और एक होता है P इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू MC, ये सारी होती है। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन हमारा ओलिगोपॉली का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है हमारे परफेक्ट कंपटीशन के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है हमारा 34, आइडेंटिफाई द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है अ मोनोपॉलिस्ट फेसेड अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये बिल्कुल सही है कि अ मोनोपॉलिस्ट जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर फेस करता है, और परफेक्टली कम्पिटिटिव जो है उसका ये इस तरीके से होता है। एक मिनट, ये परफेक्ट कंपटीशन का होता है, और मोनोपॉली जो है मोनोपॉलिस्ट जो है डाउनवर्ड जो है फेस करता है। तो अ मोनोपॉलिस्ट मैक्सिमाइजेज प्रॉफिट वेयर एज अ परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म नॉट, क्योंकि परफेक्टली कम्पिटिटिव जो फर्म होती है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, और जो मोनोपॉलिस्ट होती है वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों जो है स्टेटमेंट हमारे जो है सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। सॉरी, हमने जो है यहाँ पे किया था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला पार्ट। अब जो है ये 36 है हमारा, इन द क्लासिकल मॉनेटरी थ्योरी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो जो क्लासिकल होते हैं वो हमारा जो है डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी के फिक्स के लिए बात करते हैं। तो उसी को जो है कीन्स ने अपोज किया था क्लासिकल को, और उन्होंने बताया था वो, और कीन्स ने तब जो है डिमांड फॉर मनी को लिया था। तो क्लासिकल जब सप्लाई ऑफ मनी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये फिक्स्ड होता है, तो वहाँ पे जो है डिमांड फॉर मनी जो है क्लोज टू जीरो होती है हमारी। अब हम जो है 37 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ मनी वेरीज। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब हमारी मनी सप्लाई जो है इंक्रीज होती है तो प्राइसेज हमारे जो है इंक्रीज होते हैं, वैल्यू ऑफ मनी जो है हमारी डिक्रीज होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है डिक्रीज होता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होता है, इनकम लेवल इंक्रीज होता है, हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो है मनी सप्लाई में और वैल्यू ऑफ मनी में जो है इन्वर्सली रिलेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है हमारा वैल्यू ऑफ मनी जो है वेरी करता है प्राइस लेवल से इन्वर्सली। अब हम जो है 38 के क्वेश्चन पे चलते हैं। अ हॉरिजॉन्टल स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी फंक्शन इंडिकेट दैट देयर इज। तो ये जो है हमारा कीन्स का जो है इस तरीके का होता है, ठीक। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे डिमांड फॉर होल्डिंग मनी होता है, और ये स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होता है। यहाँ से जो है हमारा ये परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है। जब यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा तो इस लेवल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है, और लोग जो है डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव यानी बॉन्ड की जो है कम रखते हैं, बॉन्ड की डिमांड कम करते हैं, और डिमांड फॉर होल्डिंग मनी यानी जो है मनी को एज अ लिक्विड एज अ कैश के फॉर्म में रखना प्रेफर करते हैं। तो इस केस में जो है विद वेरी लो लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो लोग हैं जो वो लिमिटेड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी करते हैं, यानी हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है सही हो जाएगा, ठीक। ये अब हम जो है 39 का क्वेश्चन आप देखिए, ये है हमारा जो है मनी मल्टीप्लायर। अगर आपने जो है मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने M1 M3 यानी कि जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स होते हैं, लिक्विडिटी एग्रीगेट्स,
उसमें मैंने मनी मल्टीप्लायर के बारे में कराया कि किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन होता है। तो मनी मल्टीप्लायर जो होता है हमारा वो इन्वर्सली होता है 1/, रिजर्व रेशियो के, ठीक। तो हमारा जो है मनी मल्टीप्लायर इन्वर्सली होता है ये, तो हमारा 20% है, 20% को हम 20/100 करके 1/5 कर सकते हैं, ठीक। तो 1/1/5 यानी कि आर की रेशियो आ गई हमारी 20/100 1/5। तो ये 5 ऊपर जाएगा यानी मनी मल्टीप्लायर हमारा हो गया 5, ठीक। और जब मनी मल्टीप्लायर तो हमारा जो है कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे होगा, क्रेडिट क्रिएशन हमारा तब होगा जब हमारा जो है ये डिपॉजिट है 1000 रुपीज़, मल्टीप्लायर जो है हमारा 5 हो जाएगा। तो इसमें 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देंगे तो हमारा ये 5000 रुपया जो है ये क्रेडिट क्रिएशन करेगा। तो हमारा 39 का आंसर जो है 5000 रुपये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा 40। The theory that transaction demand for money also depend on the rate of interest was put forward by। तो किन्स जो है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बोलते हैं कि ये जो है इनकम लेवल पे डिपेंड करता है और स्पेकुलेटिव जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है डिपेंड करता है। बट बॉमल बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी जो है हमारा इनकम के साथ साथ जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। बॉमल और टॉबिन ने जब अपनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दी थी तो उसमें जो है इन्होंने बताया था, जो कि इम्प्रूवमेंट है हमारा किन्स का, ठीक। अब हमारा है 41 का क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया M3 क्या होता है। तो M3 जो है हमारा होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, ठीक, ये होता है। लेकिन यहाँ पे M1 की वैल्यू जो होती है वो C प्लस DD प्लस OD भी होती है, और अगर आपको सिंगल वर्ड में लिखें तो C प्लस D भी होती है, डिमांड डिपॉजिट, ठीक। तो M1 यानी करेंसी प्लस डिमांड प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और आपको जो है मनी सप्लाई जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपको इससे बारे में पढ़ना है तो आप मेरे जो है मनी सप्लाई जो कि रिसेंट में ही मैंने 1-2 दिन पहले डाली है, लिक्विडिटी एग्रीगेट और मॉनेटरी एग्रीगेट, आप जो है जा कर के मेरे वीडियोज़ के लिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने जो है उसकी 2 वीडियो डाली है, उसकी हिस्ट्री के बारे में, मॉनेटरी एग्रीगेट्स के बारे में, उसके फार्मूले के बारे में, लिक्विडिटी के बारे में, कौन सा ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है, कौन सा लिस्ट है, कौन सा हाईली लिक्विड है, और कौन ब्रॉड मनी, नैरो मनी, सब कुछ वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट है हमारा 42। द मोस्ट लिक्विड एसेट नेक्स्ट टू कैश विच द बैंक पोसेस इट। तो सबसे ज़्यादा जो है लिक्विड के फॉर्म में, यानी कि जो तुरंत हमारा जो है कैश में कन्वर्ट हो जाए जल्दी से जल्दी कम टाइम में, उसे जो है हम जो है मोस्ट लिक्विड फॉर्म कहते हैं, यानी मोस्ट लिक्विड एसेट बोलते हैं। तो ये जो है कैश क्रेडिट, यानी आप जो है दे के कैश ले ले, तो ये हमारा जो है मोस्ट यहाँ पे हो जाएगा। मनी एट कॉल भी है लेकिन वो थोड़े ज़्यादा टाइम में लेता है, और फॉरेन बिल्स तो इतनी जल्दी होते ही नहीं है, ठीक। ट्रेजरी बिल जैसे 91 डेज का होता है, 40 डेज का होता है। तो यहाँ पे इन चारों में जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43। अकॉर्डिंग टू किन्स इन्वेस्टर प्रेफर होल्डिंग मनी रैदर देन बॉन्ड व्हेन दे एक्सेप्ट। ये सेम क्वेश्चन जो अभी हमने ये करा 38। A horizontal speculative demand for money function indicate that there is a small but limited speculative demand for money। सेम क्वेश्चन है बट उसने यहाँ पे कहने का तरीका चेंज कर दिया। चीज़ें वही है, यही है कि इन्वेस्टर जो है ज़्यादा होल्डिंग मनी को प्रेफर करता है, वो बॉन्ड को नहीं करते, ठीक। कब? जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिक्रीज हो रहा होता है और इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो इस पॉइंट पे लोग जो है लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन आती है और यहाँ पे जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लोअर लेवल पे होता है, तो वो लोग जो है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी न करके वो जो है लिक्विड के फॉर्म में रखना पसंद करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। अब हमारा जो है 44 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइबिलिटी ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक। तो लाइबिलिटी ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक में हमारा टाइम डिपॉजिट आता है, डिमांड डिपॉजिट आता है, कुछ जो बोरोइंग होती है वो आता है, ठीक, और अदर डिपॉजिट आ जाते हैं हमारे, ठीक। तो ऐसे करके कई चीज़ें आती हैं। उसके अलावा मैं आपको
हाँ, तो देखिए लाइबिलिटीज में हमारे जो है पेड अप कैपिटल और रिजर्व आते हैं, डिपॉजिट आते हैं, टाइम और डिमांड डिपॉजिट, बारोइंग आती है, अदर लाइबिलिटीज आती है और टोटल लाइबिलिटीज आती है। तो ये हमारा जो है बारोइंग में आप जो है टाइम डिपॉजिट, बारोइंग विद द सेंट्रल बैंक और डिपॉजिट ऑफ अदर बैंक विजिट हो जाएगा। सिक्योरिटी होल्डिंग जैसी कोई चीज़ यहाँ पे जो है ये सिक्योरिटी होल्डिंग और जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें से जो है कन्फ्यूजन है। तो डिपॉजिट ऑफ अदर बैंक विद इट जो है ये मेरे अकॉर्डिंग जो है कॉमर्शियल बैंक की लाइबिलिटीज हो जाती है, अगर जो है वो कॉमर्शियल बैंक के साथ जो है कॉमर्शियल बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। तो सिक्योरिटी होल्डिंग जो है इनका जो शायद मे भी लाइबिलिटी ना हो, तो ये बी और डी में मुझे कन्फ्यूजन है। अगर आपको ये क्लियर हो जाए तो आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। और आपको क्या लगता है इसके अकॉर्डिंग भी आप मुझे कर दीजिए। 45 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब करेक्टली द नेचर ऑफ फिशर एंड कैम्ब्रिज इक्वेशन। तो फिशर का जो इक्वेशन है वो जो है कंज्यूमर के बिहेवियर को यानी बताता है, और कैम्ब्रिज जो है मैकेनिकल पे चलते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है हर फॉर्म को जो है मैथमेटिकली डिराइव किया है। कैम्ब्रिज चाहे वो पीगू हो, चाहे किन्स हो, चाहे रॉबर्टसन हो, चाहे वो मार्शल हो, और चारों ने जो है अपने मैथमेटिकल फॉर्म में दिया है, जो कि एक प्रैक्टिकल और बोल सकते हैं कि हमारा मैकेनिकल है। और इन्होंने जो है वैल्यू ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी और जो है प्राइसेज में जो है रिलेशनशिप बता करके जो है फिशर ने जो है थ्योरी दी है, ठीक। तो 46 का जो है हमारा 45 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 46, इफ़ अ नेशन गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड इट्स कंजप्शन पॉइंट इज। तो अगर एक नेशन को जो है गेन हो रहा है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड में गेन कब होगा, जब उसके एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे इंपोर्ट से, और एक्सपोर्ट ज़्यादा कब होगा, जब उसके यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा कंजप्शन से, ठीक। यानी कि हमारा जो कंजप्शन है वो इनसाइड होगा इट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, तभी जो है उसके यहाँ कुछ एक्सेज रिजर्व बचेगा और वो उस एक्सेज रिजर्व को जो है एक्सपोर्ट करेगा। अब हमारा बचा है 47, अ कंट्री टर्म्स ऑफ ट्रेड आर जनरली डिटरमाइंड बाई। तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, इट्स रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, सप्लाई एंड डिमांड इन द होल मार्केट। यहाँ पे जो है द वैल्यू ऑफ गोल्ड रिजर्व हेल्ड इट एट इट्स सेंट्रल बैंक, इसके थ्रू जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमाइंड होता है, यानी कि उनका जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है ये गोल्ड रिजर्व सिस्टम पे जो है डिटरमाइंड होता है। अब हम 48 देखते हैं, 48 का क्वेश्चन क्या है। तो 48 है मार्शल कंडीशंस लर्नर शुड बी फुलफिल इफ़ डिवैल्यूएशन टू बी सक्सेसफुल। तो डिवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी वैल्यू को जो है अपनी करेंसी की वैल्यू को जो है कम करते हैं फॉरेन कंट्री में और डोमेस्टिक कंट्री में जो है सेम रखते हैं, ठीक। तो वो हमारा जो है डिवैल्यूएशन हो जाता है। डिवैल्यूएशन के होने से जो है हमारा इंपोर्ट जो है कॉस्टली हो जाता है और एक्सपोर्ट हमारा चीपर हो जाता है, ठीक। तो जब एक्सपोर्ट हमारा चीपर हो जाता है, इससे जो है हमारे एक्सपोर्ट को जो है प्रमोशन मिलता है। तो जो मार्शल लर्नर कंडीशन है वो हमारा जो है डिवैल्यूएशन के सक्सेसफुल होने में जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो है EX + EM इज़ ग्रेटर देन 1, यानी हमारा एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा होना चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट से, तब जा कर के ये हमारा जो है डिवैल्यूएशन जो है सक्सेसफुल होगा। तो और इसमें दूसरा बोल रहा है रीजन डिवैल्यूएशन मेक्स एक्सपोर्ट कॉस्टली। तो एक्सपोर्ट जो है हमारा ये सस्ता करता है और इंपोर्ट जो है ये हमारा महंगा करता है। तो रीजन हमारा गलत है, असर्टन हमारा सही है। तो A इज़ ट्रू एंड R इज़ फॉल्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।